Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome you all my dear students। अब आ जाओ, आज हमारा फिगर ऑफ स्पीच काफ़ी देर हो गया, ठीक है। इनकन्वीनियंस, रिग्रेटेड, काफ़ी लेट हो गया क्योंकि पहला वाला जो पार्ट 1 है ये काफ़ी पहले ही डला हुआ था। पार्ट 2 आने में काफ़ी लेट हो गया और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डिमांड भी आ रहे थे फिगर ऑफ स्पीच को लेके, बट ठीक है अभी मैं सीक्वेंस में से फाइनली ख़त्म ही कर दूँगी। ओके, 2-3 वीडियोज़ में ये ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक लास्ट फिगर ऑफ स्पीच जो मैंने पार्ट 1 किया था उस फिगर ऑफ स्पीच में मैंने आपका डील किया था सिमिली, ठीक है, सिमिली किया था, मेटाफर किया था एंड देन आई डिड पर्सोनिफिकेशन एंड देन ऑक्सीमोरोन किया था। ओके, उसमें 4 फिगर ऑफ स्पीच किया था। और चलो अब हमारा पार्ट 2 है, इसमें हम 4 कर लेते हैं। 4 करके विल कवर ऑल इन सीक्वेंस। अभी मैं आपको कंप्लेन का मौका नहीं दूंगी, फिगर ऑफ स्पीच पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जनरली हमारा जो DSSSB, CTET वो सब एग्जाम्स है उसमें फिगर ऑफ स्पीच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, नॉट ओनली इन टीचिंग वाले एग्जाम्स। SSC में भी हमारा, SSC बैंकिंग में तो थोड़ा कम ही, बट SSC में, बट बैंकिंग में भी पैसेज में वो पूछ दे व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द सेंटेंस। यू नेवर नो, इंग्लिश इज़ सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज और इंग्लिश हमारा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। और इंग्लिश को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फिगर ऑफ स्पीच का। फिगर ऑफ स्पीच से हम अपने इंग्लिश को, किसी सेंटेंस को और भी दमदार बनाते हैं, और भी इफ़ेक्टिव बनाते हैं, अपने रीडर्स के अटेंशन को कैच करने के लिए, अपने रीडर्स के अटेंशन को बनाए रखने के लिए, रीडर्स किस वर्ड पे ज़्यादा अटेंशन जाए उसके लिए उस वर्ड को हम और भी सजाते हैं। और क्या चीज़ से सजाते हैं? ये फिगर ऑफ स्पीच। जैसे आप पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़ते हो, बट पार्ट ऑफ स्पीच में आप क्या पढ़ते हो? किसी कौन सा वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। बट फिगर ऑफ स्पीच से हम अपने सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को दमदार बनाते हैं, उसको और भी ज़्यादा मीनिंग देते हैं ताकि रीडर्स उसको और भी ध्यान से पढ़ें, इन ऑर्डर टू कैच द अटेंशन ऑफ द रीडर्स। ये तो चारों हो गया। एक बार आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लेना है। सिमिली, मेटाफर, जनरली बच्चों का कंफ्यूजन है सिमिली और मेटाफर में। जस्ट सी द पार्ट 1 ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। नाउ टुडे आई विल बी डूइंग हाइपरबोले, ठीक है। हाइपरबोले, हाइपरबोले नाम ही देखो, हाइपर है, जैसे बोलते हो ना ये तो बहुत हाइपर व्यक्ति है भाई, हाइपर है, बहुत हाइपर है, मतलब इसको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। हाइपर का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस, समथिंग विच इज़ वेरी एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा एक्सेस। तो हाइपर ये जो वर्ड है, ये रूट वर्ड, इसका रूट वर्ड क्या है? हाइपर। अच्छा, हाइपर लगा दिया मैंने, सॉरी। हाइपर बोले, हाइपर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्सेस, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वे में बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है। जैसे आपने वर्ड सुना होगा एग्जैजरेट। एग्जैजरेट करना मतलब छोटी सी चीज़ को एकदम बढ़ा चढ़ा के बोलना। जैसे हमारा एक मुहावरे भी आता है, टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल, राई का पहाड़ बनाना। चीज़ों को क्या करना है? हाइपर बोले फिगर ऑफ स्पीच का हम कब यूज़ करते हैं? इट इज़ द एक्सट्रीम एग्जैजरेशन ऑफ आइडियाज़। किसी भी आइडिया को आप एकदम सिंपल तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, बट किसी भी आइडिया को आप बढ़ा चढ़ा के भी एक्सप्रेस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके, बढ़ा चढ़ा कर। मैग वाला वर्ड हमने किया है, बढ़ा चढ़ा कर। किसी भी चीज़ को ग्लोरीफाई करना, छोटे से चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। क्यों? टू ले एम्फोसिस, उस आइडिया पे, चीज़ों को हम आइडियाज़ को बढ़ा चढ़ा कर क्यों बताते हैं? क्योंकि उस आइडियाज़ पे जोर डालने के लिए और अपने रीडर्स का अटेंशन उस ओर केंद्रित करने के लिए, अपने रीडर्स का अटेंशन उस ओर डाइवर्ट करने के लिए हम हाइपरबोले का यूज़ करते हैं। अगर किसी ने, शेक्सपियर का एक नॉवल है, शेक्सपियर का नॉट नॉवल, शेक्सपियर का एक ड्रामा है मैकबेथ। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने मैकबेथ पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैकबेथ में एक बहुत अच्छा हाइपरबोले का यूज़ है, ये वाला। वहाँ पे देखोगे ना, जो मैकबेथ मर्डर कर देते हैं, ठीक है, और मर्डर में लेडी मैकबेथ, उनकी वाइफ भी उनका साथ देती है। एंड वो बोलती है कि ठीक है, मर्डर के बाद, किंग का मर्डर करने के बाद उन दोनों को बाद में रियलाइज़ होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, उनकी गलती इतनी ज़्यादा है कि माफ़ी नहीं मिल सकती। तो उन्होंने उनकी गलती इतनी ज़्यादा है ये बताने के लिए, उनकी गलती इतनी एक्सट्रीम है, एग्जैजरेट करके हाइपरबोले का यूज़ किया है। देखो लेडी मैकबेथ, उस मैकबेथ कहानी, मैकबेथ वाले ड्रामा में लेडी मैकबेथ ने बोला है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस ब्लडी हैंड।
ये बोल रहे हैं कि हमारा हाथ जो है इतना ब्लडी हो चुका है, किंग के मर्डर से हमारा हाथ इतना खून में डूबा जा चुका है, खून से डूबा हुआ है कि इवन इफ़ अरेबिया से सारा परफ्यूम भी ले आया जाए बट उस खून का, उस ब्लड का स्मेल नहीं जाएगा। और ऐसे तो आपको पता है, आपका हाथ में ब्लड है, एक बार आप हैंड वॉश से वॉश करते हो तो सारा साफ़ हो जाएगा। लेकिन वो इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर, आप उनकी गलती इतनी बड़ी है कि लेडी मैकबेथ को एहसास हो रहा है कि इवन इफ़ अरेबिया से सारा परफ्यूम ले आया जाए और उनके हाथ में डाल दिया जाए, फिर भी उस ब्लड का स्मेल उनके हाथ से नहीं जा सकता है। सो दिस इज़ अ एग्जैजरेशन ऑफ आइडियाज़, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। ये हाइपर बोले, ठीक है, ये हाइपर बोले वाला स्टेटमेंट है। इसमें बताना क्या जा रहे हैं कि गलती बहुत ज़्यादा है, एग्जैजरेट कर रहे हैं। जैसे अब मैं बोल सकती हूँ आई डिड अ बिग मिस्टेक, या आई डिड अ ब्लंडर भी बोल सकते हो बड़ी गलती के लिए, बट यहाँ तो ये बोल रहे हैं ये गलती बहुत ज़्यादा है। तो ये एक तरीका होता है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोलने का। या तो आप पॉजिटिव सेंस में भी बोल सकते हो या तो नेगेटिव सेंस में भी बोल सकते हो। यहाँ तो नेगेटिव सेंस में बोला है, पूरा हाथ में परफ्यूम डाल भी दिया जाए बट ब्लड का स्मेल उनके हाथ से नहीं जाएगा, बट लिटरली हाथ धो लेंगे तो स्मेल चला जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ। अगर मैं किसी से बोलूँ कि आई हैव नॉट मेट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उससे बहुत लंबे समय से नहीं मिली, ये उतना दमदार नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं बहुत लंबे समय से नहीं मिली, लेकिन मैंने उन्हें बोला कि आई हैव नॉट मेट हिम सिंस एजेस मतलब सदियों हो गए मैं उनसे नहीं मिली। अब सदियों तो नहीं हुए, अगर मैं 4 घंटे से भी आपसे नहीं मिल रही हूँ तो मुझे बताना है कि भाई काफ़ी दिनों से आपसे नहीं मिली, तो मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा चढ़ा कर बोलूँगी। ठीक है, एग्जैजरेट करूँगी। आई हैव नॉट मेट यू फॉर एजेस, बट मुझे पता है एजेस से कहाँ से नहीं मिले, 1 दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, 1 साल नहीं मिला, बट सिंस एजेस में आप क्या बताना चाह रहे हो कि सच में मैं आपसे बहुत लंबे समय से नहीं मिली। रीडर के अटेंशन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, किसी आइडिया पे जोर डालने के लिए उसे बढ़ा चढ़ा के एक्सप्रेस करते। नेक्स्ट आ जाओ, ही रैन फास्ट। मैंने बोला ही रैन फास्ट, ही रैन वेरी फास्ट, ये उतना दमदार नहीं लग रहा है। जैसे मैंने बोला वो तो ही रैन फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, और सबको पता है कि लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और कोई भी व्यक्ति लाइट के स्पीड से तो नहीं दौड़ सकता है, बट ये दिखाने के लिए ना कि वो सचमुच बहुत तेज़ दौड़ा, ही रैन फास्ट, सचमुच बहुत तेज़ दौड़ा। एग्जैजरेट करने के लिए आप किसी के दौड़ने की गति को स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर सकते हो। सो दिस इज़ अ हाइपरबोले, इट्स एग्जैजरेशन। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, मैं बोल सकती हूँ, मैंने आपको कई बार बोला है कि बार बार मुझसे मत पूछो, कई बार बोला है, ये उतना ज़्यादा दमदार नहीं लग रहा, इसी को मैंने सजा दिया। आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स, मैंने आपको मिलियन बार बोला, बट अंडरस्टूड है कोई मिलियन बार तो नहीं बोलेगा। तो दिस इज़ अ थिंग ऑफ एग्जैजरेशन। ही वॉज सो टायर्ड, ही वॉज वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ था, बट इसी को मैं थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोलूँ कि वो इतना थका हुआ था कि वो सालों तक सो सकता है, और पता है कि कोई व्यक्ति सालों तक तो नहीं सो सकता है, बट क्या बताना चाह रहे हैं कि रियली में उसके टायर्डनेस को हम एग्जैजरेट कर रहे हैं, रियल में इतना टायर्ड था कि वो सालों तक सो सकता है। ओके, तो आई थिंक हाइपरबोले आपको क्लियर हो गया होगा। लेट अस मूव टू अनदर पार्ट ऑफ स्पीच। चलो, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, पन हमारा इस बार जिन बच्चों ने क्लैट का एग्ज़ाम दिया था, क्लैट के एग्ज़ाम में एक सेंटेंस आया था और सेंटेंस दे दिया था और उन्होंने ऑप्शंस में दिया था, फिगर ऑफ स्पीच वाला ऑप्शंस था, और वो जो सेंटेंस आया था आई डोंट रिमेंबर, आई विल ब्रिंग इट नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन लेके आऊँगी, और एग्जैक्टली उसका आंसर पन था। ये पन क्या होता है? पन इज़ अ प्ले विथ वर्ड्स, अ प्ले ऑन वर्ड्स को आप प्ले करते हो, उसका मतलब क्या है? इट इज़ अ ह्यूमरस। पन का यूज़ हम जनरली किस सेंस में करते हैं? पन इज़ मोर और लेस अ सॉर्ट ऑफ जोक, मजाक के सेंस में यूज़ करेंगे। ठीक है, इट इज़ अ ह्यूमरस, ओके, इट इज़ अ ह्यूमरस प्ले ऑन वर्ड्स। कभी कभी एक वर्ड का 2 मीनिंग जाता है, ठीक है, और पन के थ्रू हम क्या करते हैं कि एक वर्ड का एक ही सेंटेंस में एक वर्ड का 2 या 2 से ज़्यादा मीनिंग हो सकता है, और ये हम इस सेंस में यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा सा सेंटेंस में वेगनेस मतलब थोड़ा सा मतलब कोई भी चीज़ क्लियरली नहीं बोलते हैं, ठीक है, और और हमारे रीडर मजबूर हो जाते हैं टू थिंक इन अ डीपर वे, वो उस वर्ड की गहराई पे जाते हैं थिंक करने के लिए डीपली कि एग्जैक्टली उस वर्ड का मीनिंग क्या है। सो अ पन इज़ अ प्ले ऑन वर्ड्स को ह्यूमरस, बहुत मज़ेदार तरीक़ा से जोक के फॉर्म में वर्ड्स को प्ले करते हैं। कौन से वर्ड्स? ऐसा वर्ड जिसका 2 मीनिंग निकले, ठीक है, मैं अगर एक सेंटेंस यूज़ कर रही हूँ, उसमें एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो उस वर्ड का 2 मीनिंग निकलेगा, और आप सेंटेंस को दोनों वे में ले सकते हो, ठीक
ठीक है। और ये क्यों यूज़ किया जाता है पन को वेगनेस के लिए। वेग का मतलब है अनक्लियर, थोड़ी सी क्लैरिटी ना हो तो हमारे रीडर थोड़ा सा उस वर्ड पे ज़्यादा दबाव डाल के उसको समझने की कोशिश करे, रीडर्स का अटेंशन उस वर्ड पे जाता है, उस सेंटेंस पे जाता है। ये देखो, द हॉर्स इज़ अ स्टेबल एनिमल। मैंने बोला द हॉर्स इज़ अ स्टेबल एनिमल, ये जो मैंने इसमें एक वर्ड यूज़ किया इसमें पन है। पन का मतलब क्या है? इस स्टेबल वर्ड है। पन फिगर ऑफ स्पीच हम किस लिए यूज़ करते हैं? एक वर्ड जिसका 2 से ज़्यादा मीनिंग हो सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, और जब इस वर्ड का 2 मीनिंग होगा तो सेंटेंस का भी 2 मीनिंग निकलेगा। जैसे द हॉर्स इज़ अ स्टेबल एनिमल, एक स्टेबल का मतलब क्या होता है? अ स्टेबल इज़ अ प्लेस, जैसे अस्तबल को बोलते हैं। अ स्टेबल इज़ अ प्लेस वेयर द हॉर्सेज लिव, जहाँ हॉर्स लिखते हैं। तो अगर मैं बोलूँ द हॉर्स इज़ अ स्टेबल एनिमल, स्टेबल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? हॉर्स स्टेबल में रहने वाला जानवर है। एक तो आप इस वे में भी इस सेंटेंस को ले सकते हो, इसमें पन है क्योंकि एक वर्ड है, इसका 2 मतलब निकल रहा है। और एक स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्थिर, जैसे स्टेबल होना इज़ कांस्टेंट। हॉर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, बहुत जल्दी भड़कता नहीं है, कांस्टेंट। तो आप दोनों वे में ले सकते हो। तो देर इज़ अ पन, देर इज़ अ हिडन मीनिंग। इस वर्ड का यू हैव 2 मीनिंग्स, यू कैन टेक इट इन ईदर ऑफ द वेज। इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्ले ऑन वर्ड्स, ह्यूमरस, वेगनेस क्रिएट करने के लिए। अब आपके ऊपर है, देखो यहाँ क्लियर नहीं निकल रहा है, थोड़ा वेग है। कुछ ऐसे अस्तबल के सेंस में ले जा सकते हैं और कुछ कांस्टेंट, जैसे बोलते हैं ना स्टेबिलिटी, स्थिरता। नेक्स्ट आ जाओ, फिशेज आर स्मार्ट। फिशेज लोग स्मार्ट होते हैं बिकॉज वो स्कूल में रहते हैं, बिकॉज दे लिव इन स्कूल। अब कुछ के दिमाग में आएगा कि फिशेज बहुत स्मार्ट होते हैं क्योंकि वो स्कूल में रहते हैं, कुछ के दिमाग में आएगा वो थोड़ा सा वेग हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है, फिश को तो कभी स्कूल में देखा नहीं है। एक तो स्कूल जहाँ पढ़ने जाते हैं, और एक स्कूल का मतलब होता है फिशेस के समूह को स्कूल बोलते हैं, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ फिशेस, ये तो आपके रीजनिंग में भी एनालॉगी में आता है। अ ग्रुप ऑफ फिशेस, अ ग्रुप ऑफ फिशेस को हम क्या बोलते हैं? स्कूल भी बोल सकते हैं और शोल भी बोलते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा यहाँ तो कुछ मजाक किया है कि फिशेस को तो कभी स्कूल में नहीं देखा है, फिशेस हाउ कम दे गो टू स्कूल एंड दे आर स्मार्ट। तो यहाँ पे इन्होंने एक और मीनिंग निकला है स्कूल का, फिशेस स्मार्ट होते हैं क्योंकि वो ग्रुप में रहते हैं। जैसे काउस के ग्रुप को हम हर्ड बोल देते हैं, पिकॉक्स के ग्रुप को मस्टर बोलते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारा है। लायंस के ग्रुप को प्राइड बोलते हैं। उसी तरह फिशेस के समूह को स्कूल बोलते हैं। तो यहाँ स्कूल किस सेंस में रखा है? क्योंकि सबको पता है फिशेस स्कूल नहीं जाते, दे लिव इन ग्रुप्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे आर वेरी स्मार्ट। देयर इज अ पन हैविंग अ सिंगल वर्ड हैविंग 2 मीनिंग्स। आई कंप्लीटेड ऑल माई होमवर्क, इसे आप 2 सेंस में ले सकते हो। मैंने सारा अपना होमवर्क कर लिया, 2 सेंस में जाएगा ये होमवर्क वर्ड। एक तो होमवर्क कौन वाला? जो स्कूल वाला होमवर्क मिलता है, और एक ये भी जा सकते हो कि मैंने अपने होमवर्क, होम का मतलब क्या है? घर का सारा काम कर लिया। दोनों वे में जा सकते हैं, घर का काम किया या जो स्कूल वाला होमवर्क मिला। सिंगल वर्ड कन्वेइंग 2 मीनिंग्स, यू हैव टू टेक इन ईदर ऑफ द वेज। वेग हो रहा है या क्लियर नहीं होगा। आई एंजॉयड द प्ले, मैंने प्ले को एंजॉय किया, इट वॉज फन टू वॉच। यहाँ प्ले दोनों सेंस में जा सकता है, ठीक है। प्ले वर्ड, एक तो प्ले आपका मैच के सेंस में भी जा सकता है, आई एंजॉयड द प्ले, मैच के सेंस में भी जा सकता है। और एक प्ले का मतलब ड्रामा भी होता है, ओके, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर। नेक्स्ट वन, यू वर राइट एंड सो आई लेफ्ट। अब दोनों वे में ले सकते हो। एक राइट का मतलब क्या होता है? राइट डायरेक्शन, दाहिना। आप राइट और जा रहे थे इसलिए मैं लेफ्ट और चला गया, ये भी हो सकता है, एक वे में ले सकते हो उसको। और दूसरा आप ये भी बोल सकते हो, यू वर राइट, आप सही थे और इसलिए मैं वहाँ से लेफ्ट कर गया, मैं वहाँ से निकल गया। तो सी, अ सिंगल वर्ड कन्वेइंग 2 मीनिंग, सो दिस इज नोन एज पन। हम वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं, एक वर्ड का 2-3 मतलब निकल रहा है और हमारे राइटर मजबूर हो रहे हैं कि एग्जैक्टली डीपर मीनिंग में जा रहे हैं, ठीक है। यू वर राइट, आप दाहिना थे तो मैं लेफ्ट चला गया, और ये भी हो सकता है आप राइट थे, आप सही थे, इसलिए मैं वहाँ से निकल गया, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द अदर पार्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एलिटरेशन, ठीक है। एलिटरेशन थोड़ा सा साउंड इफेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, ओके। ये एक ऐसा, और भी बहुत सारे हमारे फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे हम रेटोरिकल इफेक्ट, थोड़ा सा इफेक्ट डालने के लिए, साउंड इफेक्ट डालने के लिए एलिटरेशंस का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? इसमें सेम साउंड वाले वर्ड को रिपीट करते हैं, ओके। तो इट इज़ द रेपिटिशन, एलिटरेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर देर इज़ द रेपिटिशन ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्ड्स। हम क्या यूज़ करते हैं? अ सीरीज ऑफ वर्ड्स को यूज़ करते हैं और सारे वर्ड का इनिशियल साउंड सेम होता है,
ठीक है, जो उसका शुरू का साउंड है सेम है। और हम एलिट्रेशन जैसे कि मैंने बताया साउंड इफेक्ट के लिए, और क्यों यूज़ करते हैं, थोड़ा सा हमारा पोइट्रीज वगैरह में कोई वर्क में म्यूजिकल इफेक्ट लाने के लिए, जैसे र र र श श श, ये सारे वर्ड्स, इसको हम टंग ट्विस्टर भी बोल सकते हो। जैसे आप देखते हो कुछ सारे ब्रांड्स ने अपना नाम रखा है, एक जैसा मिकी माउस, MM मिकी माउस, डोनाल्ड डक, ड मिकी माउस, म अमेरिकन एयरलाइंस, देन यू हैव कोका कोला, क। तो ये थोड़ा सा रिदम म्यूजिकल इफेक्ट लाने के लिए वर्ड्स का सेम इनिशियल साउंड जो होता है, वो सीरीज ऑफ वर्ड्स है जिसका इनिशियल साउंड सेम होता है, और किस लिए, म्यूजिकल बनाने के लिए। जैसे आप बच्चों का पोएम्स भी देखोगे ना, लास्ट वाले वर्ड राइमिंग होते हैं, इससे बच्चे आसानी से पोएम को लर्न कर लेते। तो एलिटरेशंस देखो, इसमें भी एलिटरेशंस है। ही वॉज सेलिंग द शेल्स बाय द सी शोर, इसको हम टंग ट्विस्टर भी बोलते हैं, श। एलिटरेशंस आ रहा है ना, सेलिंग, शेल, यहाँ पे सेलिंग स आ रहा है, श ऐसा वाला श, फिर सी स वाला, फिर श। देखो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं ना, स श। सो दीज आर द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स मोर और लेस, जिसका इनिशियल साउंड सेम, ठीक है, म्यूजिकल इफेक्ट के लिए। ही वॉज सेलिंग द शेल्स बाय द सी शोर। फीलिंग लेजी, ही लेड लो इन द ल का साउंड आ गया, लेजी ल, he was feeling lazy, same sound, late, low, launch. In a single sentence you have the words that have the same initial sound, और generally consonant sound वाला होता है। The gentleman jumped in jubilation, jubilation is खुशी में, gentleman यहाँ भी जो आ रहा है, gentleman jumped, jubilation, okay, the initial sounds are getting repeated. His love languished in the limelight, love, la, languished, la. So this is the repetition of a series of words, they have the same consonant sound to produce a musical effect, ठीक है, and in order to catch the attention of the reader. चलो अब एक और कर लेते हैं, चलो now let us move to the next one, that is paradox. और नो डाउट मैंने आपको ऑक्सीमोरॉन पहला वाला वीडियो में समझा दिया है डिटेल में, एक बार देख लेना उसको, लेकिन मैंने इसलिए कंपेयर किया क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दे गेट कंफ्यूज बिटवीन पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरॉन। उनके दिमाग में ऑक्सीमोरॉन में भी तो ऑपोजिट होता है और पैराडॉक्स में भी तो ऑपोजिट है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है, ओके, इसलिए मैंने पैराडॉक्स के साथ ऑक्सीमोरॉन डाला है। अगर आप कंपैरिजन में पढ़ोगे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, देयर आर टू वर्ड्स, दो वर्ड यूज़ होता है, वर्ड यूज़ हो रहा है, दो वर्ड यूज़ होता है जो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। बट पैराडॉक्स आपने सुना होगा, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, विरोधाभास, जैसे हिंदी में हम विरोधाभास बोलते हैं। आप एक वर्ड एक आइडिया बोल रहे हो और जो बात बोल रहे हो ठीक उसी के ऑपोजिट में एक और मीनिंग निकल के आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं। और जो मीनिंग निकल के जो बोल रहे हो ना, और जो दूसरा मीनिंग निकल के आ रहा है वो पहला वाला का जस्ट ऑपोजिट है। तो पैराडॉक्स में नो डाउट इसमें भी ऑपोजिट है, इसमें भी ऑपोजिट है, बट यहाँ पे यू हैव टू वर्ड्स विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर, बट यहाँ पे वर्ड्स आर नॉट ऑपोजिट, वी हैव टू आइडियाज, वी हैव टू स्टेटमेंट्स, वी हैव टू आइडियाज विच आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। यहाँ पे हमारे आइडियाज़, हमारे विचार कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभास है, आप जो बोल रहे हो ठीक उसका उल्टा एक और मीनिंग निकल के आ रहा है। बट यहाँ पे तो दो वर्ड है जिसका मीनिंग ऑपोजिट सेंस में। देखो इसको पहले डील कर लेते हैं, ओरिजिनल कॉपी। यहाँ पे दो वर्ड है जो एक दूसरे का उल्टा है। एक समय तो आप बोल रहे हो कॉपी, किसी का कॉपी निकाल के आओ, ठीक है, उसका कॉपी निकालो, और एक साथ बोल रहे हैं कि ओरिजिनल लाओ। ओरिजिनल होता है और ओरिजिनल से हम कॉपी किसी का बनवाते हैं, और दोनों वर्ड एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। यहाँ वर्ड्स कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। नेचुरल एक्टिंग, एक साइड में आप बोल रहे हो कि एक्टिंग भी कर रहे हो, एक्टिंग करना जो नेचुरल नहीं होता, और एक साइड बोल रहे हो नेचुरल भी है। नेचुरल एक्टिंग तो होता नहीं, एक्टिंग बिल्कुल अलग है और नेचुरल बिल्कुल अलग है। सीरियसली फनी, सीरियस और फनी दोनों में अंतर है, ठीक है, ये तो मजाक वाले मूड में है और ये सीरियस है। तो ये सीरियसली फनी दोनों ऑपोजिट वर्ड है एक दूसरे का, तो ये ऑक्सीमोरॉन हो गया। यहाँ पे दो वर्ड्स एक साथ आएगा और दोनों वर्ड एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, बट यहाँ पे वर्ड ऑपोजिट नहीं होगा, आपके विचार, आपका स्टेटमेंट, आपके आइडियाज़, ठीक है। कभी कभी आप किसी बात को बोलते हैं और अपनी बातों को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, उसका मीनिंग जस्ट उसका उल्टा निकल के आ रहा है। प्रिटी अगली, ये बोल रहे हैं अगली इज़ बदसूरत और प्रिटी इज़ ब्यूटीफुल। कैसे बोल सकते हो, एक सुंदर भी है और बदसूरत भी है, ये तो ऑक्सीमोरॉन हो गया। ऑक्सीमोरॉन को डिटेल में देख लेना, पार्ट 1 में है। नाउ लेट अस मूव टू पैराडॉक्स।
ऑपोजिट विचार एक्सप्रेस किए जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बोला है डोंट गो टू द वाटर अनलेस यू हैव लर्न टू स्विम। ये बोल रहे हैं कि नदी या वाटर के सामने नहीं जाना है तब तक जब तक कि आप स्विम करना ना सीख लो। ये जो बात बोली जा रही है, ठीक इसके उल्टा एक और स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। क्या स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कि जब तक आप पानी के पास नहीं जाओगे until you have learned how लगा दो, how to swim। ओके, सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं, पानी के पास तब तक नहीं जाना है जब तक कि आप स्विमिंग ना सीख लो। और आपको पता है कि स्विम करने के लिए पानी के पास तो जाना ही होगा, स्विमिंग सीखने के लिए नदी के पास तो जाना ज़रूरी है। देखो आप एक बात बोल रहे हो और ठीक उसके विपरीत में एक उल्टा और स्टेटमेंट निकल के आ रहा है जो आपके बात को काट रहा है। ओके, स्विमिंग करने के लिए पानी के पास तो जाना पड़ेगा, बट ये बोल रहे हैं डोंट गो। ओके, वाटर, ये अगर हमारे CBSE में एक पोएम था द राइम ऑफ एन एंशियंट मरीनर, आई थिंक PB शैली ने उसे लिखा था, अगर हो सकता है स्टूडेंट ने पढ़ा होगा। एक मरीनर का पूरा लाइफ के बारे में, एक्सपीडिशन के बारे में, वो नदी के बीच में फंस जाते हैं, उनका शिप डूबने लगता है और वो क्या बोलते हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। देखो वो बोल रहे हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है, बट पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। पानी पानी है, जब पूरा पानी भरा है तो पीने के लिए तो पानी है, बट फिर बात को काट रहे हैं हर जगह पानी है बट एक बूंद भी नहीं है पीने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो अ पैराडॉक्स। नेक्स्ट आ जाओ, डेथ इज द एंड एंड येट द बिगनिंग। एक समय तो बोल रहे हैं कि डेथ मतलब क्या है, किसी चीज़ का अंत, और फिर एक साथ आप ये भी तो बोल रहे हो कि डेथ कोई चीज़ का अंत होता है तो फिर उस चीज़ की फिर से शुरुआत भी होती है। तो ये सब हमारे पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स। किसी चीज़ का डेथ हो रहा है, एंड हो रहा है, एंड हो रहा है, और जो चीज़ एंड होता है उसकी फिर से एक शुरुआत भी होती है। तो ऑल दीज आर पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स। ओके, होपफुली आपको आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि ये जो 4 फिगर ऑफ स्पीच है आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे फिगर ऑफ स्पीच अभी और भी बहुत सारे हैं, तो आगे के वीडियोज़ में हम सारे कवर कर लेंगे। वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। कमेंट्स तो आपके वैल्यूबल है ही। यू हैव द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।